डीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक ऐसे दौर की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं जो किसी भी थ्रिलर कहानी से ज्यादा नाटकीय और दिलचस्प है। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसूलों, महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कहानी है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों समझना है। हम भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान की कहानी को जानेंगे, और साथ में एक ऐसे सुल्तान को भी जो टोपियां सिलकर अपना गुजारा करता था। तो चलिए सीधे चलते हैं 13वीं सदी की दिल्ली में। सुल्तान इल्तुतमिश का शासनकाल खत्म हो रहा है। और इल्तुतमिश को ये एहसास था कि उनके जाने के बाद सल्तनत पर एक बड़ा संकट आने वाला है। संकट? उनके बेटे नहीं थे क्या? बेटे तो थे, लेकिन सोर्स के मुताबिक वे सभी क्या कहते हैं, अयोग्य थे। अच्छा। उनमें शासन करने की काबिलियत नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि इल्तुतमिश को खुद ये बात पता थी। तो ये तो एक क्लासिक लड़ाई थी, परंपरा और काबिलियत के बीच की। बिल्कुल। और इल्तुतमिश अपनी सोच में समय से बहुत आगे थे। वो अपनी बेटी रजिया को ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी मानते थे। और वो उन्हें तैयार भी कर रहे थे, है ना? जी, वो रजिया को अपने साथ सैन्य अभियानों पर भी ले जाते थे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी उनके मरने के बाद गद्दी तो उनके बेटे को ही मिली, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हाँ, लेकिन उसका शासन कुछ ही महीनों तक चला। वो इतना अयोग्य था कि उसे हटा दिया गया। और फिर 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। तो ये तो एक ऐतिहासिक पल था, भारत की पहली महिला सुल्तान। पर क्या दरबार में सब खुश थे? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली समस्या शुरू हुई। सोर्स बताता है कि दरबार के सरदार और अमीर लोग वो आग बबूला हो गए, क्योंकि एक महिला के अधीन काम करना था। हाँ, उड़ी एक पुरुष प्रधान समाज में ये अपनी बेइज्जती जैसा लगा। उन्होंने रजिया को सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया। यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो रजिया ने इस विरोध का सामना कैसे किया? रजिया एक असाधारण शासक थी। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सीधी चुनौती दी। अच्छा, कैसे? उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया। वो पुरुषों जैसे वस्त्र पहनने लगी। सोर्स में कुबा और कुलाह का जिक्र है, मतलब कोट और एक गोल टोपी। तो ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था? नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। वो हाथ में तलवार लेकर दरबार में आती थी और सीधे तौर पर सरदारों को चुनौती देती थी, जिससे वो डर जाते थे। लेकिन मुश्किलें सिर्फ दरबार के अंदर नहीं थी। पंजाब के भटिंडा में गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। सही कहा। और यही कहानी में एक और मोड़ आता है, एक प्रेम कहानी का। हाँ, रजिया का एक प्रेमी था जिसका नाम याकूत खान था। जमालुद्दीन याकूत। जी, सोर्स के अनुसार याकूत बहुत ही निम्न वर्ग से थे, जो कभी इल्तुतमिश को घोड़े पर चढ़ने में मदद करते थे। और रजिया ने उन्हें एक बहुत बड़ा पद दे दिया था। हाँ, अमीर आखुर, मतलब घुड़सवारों का प्रमुख। एक तरह से उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति की चाबियां अपने सबसे भरोसेमंद इंसान को सौंपती थीं। जो कि तुर्क सरदारों के लिए एक और अपमान था। बिल्कुल। तो रजिया और याकूत खान दोनों मिलकर अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने गए। आगे जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सच में, लड़ाई के दौरान अल्तुनिया ने याकूत खान को मार डाला। और फिर उसी युद्ध के मैदान में याकूत की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसने रजिया के सामने दो विकल्प रखे। या तो दिल्ली की गद्दियों से सौंप दो, या मुझसे शादी कर लो। तो इन सब का क्या मतलब है? ये तो एक अविश्वसनीय स्थिति थी। यहीं पर रजिया की राजनीतिक सूझबूझ दिखती है। वो एक असाधारण राजनीता थी। उन्होंने अपनी जान और अपना सिंहासन बचाने के लिए तुरंत अल्तुनिया से शादी करने का फैसला कर लिया। मतलब व्यक्तिगत दुख को एक तरफ रखकर। हाँ, उन्होंने दिखाया कि वो एक शासक की तरह सोचती हैं। सोर्स में भी इस बात का जिक्र है कि उन्होंने कितनी तेजी से ये फैसला लिया। तो अब रजिया और अल्तुनिया शादी करके दिल्ली वापस आ रहे थे, लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी सुखद नहीं हुआ। नहीं। दिल्ली में कहानी एक और मोड़ ले चुकी थी। अच्छा। जब रजिया पंजाब में थी, तो दिल्ली के सरदारों ने उनके भाई बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो मतलब दिल्ली का एक और सुल्तान था? जी। तो जब रजिया और अल्तुनिया हरियाणा के कैथल के पास रात में आराम कर रहे थे, उन पर हमला हुआ और दोनों को मार दिया गया। उन्हें किसने मारा? ये आज तक एक रहस्य है। सच में? हाँ, सोर्स के मुताबिक कई लोगों पर शक किया जाता है। राजपूत, तुर्क सरदार या खुद रजिया का भाई बहराम शाह, जो दिल्ली के गद्दी पर बैठना चाहता था। और उनकी कब्र को लेकर भी विवाद है ना? बिल्कुल, कि वो कैथल में है या दिल्ली में। ये दिखाता है कि इतिहास में कुछ अध्याय हमेशा के लिए अधूरे रह जाते हैं।
रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी का क्या हुआ? कुछ समय तक तो बहुत अस्थिरता रही। फिर एक बहुत ही अनोखा शासक गद्दी पर बैठा, नसीरुद्दीन महमूद शाह। टोपी सिलने वाले सुल्तान। हाँ, वो मानते थे कि शाही खजाना जनता का है, उस पर उनका कोई निजी हक नहीं है। तो वो अपना खर्च कैसे चलाते थे? वो टोपियां सिलकर अपना जीवन चलाते थे। इससे जुड़ा वो किस्सा भी है ना, जिसमें उनकी बेगम का हाथ जल गया था। हाँ, एक बहुत मशहूर कहानी है। कहते हैं कि उनकी बेगम खुद खाना बनाती थी और एक दिन रोटी सेंकते हुए उनके हाथ जल गए। तो उन्होंने सुल्तान से मदद मांगी होगी? जी, उन्होंने एक चिमटा मांगा। तो सुल्तान ने कहा कि शाही खजाने से वो एक पैसा भी नहीं ले सकते। अरे! उन्होंने कहा, सब्र करो, जब टोपियों की अगली बिक्री होगी तब मैं चिमटा खरीद कर दूंगा। वाह! मतलब एक तरफ रजिया जैसी असर्टिव शासक और दूसरी तरफ नसीरुद्दीन महमूद। बिल्कुल, शासन करने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके। लेकिन नसीरुद्दीन की सादगी का ये मतलब तो नहीं था कि सल्तनत कमजोर थी? नहीं, क्योंकि असली ताकत किसी और के हाथ में थी। गयासुद्दीन बलबन। हाँ, एक बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी सरदार। वो नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। 20 साल तक सुल्तान इबादत करते रहे और टोपियां सिलते रहे। और बलबन ने सल्तनत को विद्रोहों से बचाया, मंगोलों से बचाया। उसने धीरे धीरे सारी ताकत अपने हाथ में कर ली। और फिर जब सही मौका आया? हाँ, 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि बलबन ने ही उन्हें जहर देकर मार दिया और खुद सुल्तान बन बैठा। तो एक सादगी पसंद सुल्तान का अंत एक क्रूर सरदार के हाथों हुआ। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली और असर्टिव महिला सुल्तान से लेकर एक टोपी सिलने वाले सुल्तान तक दिल्ली की गद्दी ने बहुत कुछ देखा। बिल्कुल, ये दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, बल्कि सामाजिक नियमों को चुनौती देने, जटिल इंसानी रिश्तों और शासन करने के अलग-अलग तरीकों की कहानी कहता है। सोर्स में ये भी बताया गया कि बाद में बलबन ने मतलब नसीरुद्दीन महमूद शाह को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। हाँ। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं, क्या इतिहास में सादगी और आदर्शवाद हमेशा महत्वाकांक्षा और क्रूरता के सामने हार जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। या नसीरुद्दीन महमूद जैसे शासक सिर्फ एक अपवाद थे?